शहर के सबसे पॉश इलाके में एक लग्जरी बुटीक का माहौल था। एयर कंडीशन की ठंडी हवा, मध्यम सा संगीत और कीमती परफ्यूम की मदहोश कर देने वाली खुशबू से वातावरण बेहद खूबसूरत बना हुआ था। शीशे के चमकते हुए काउंटर के पीछे खड़ी आराध्या के लिए ये माहौल और ये चमक दमक सिर्फ थकान का एक और नाम थी। पिछले 8 घंटे से वो लगातार अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी एड़ियों में दर्द की लहरें उठ रही थीं, कमर भी दुखने लगी थी, मगर उसके चेहरे पर एक बनावटी और मशीनी मुस्कान सजी थी, जो एक प्रोफेशनल सेल्स गर्ल होने की सबसे बड़ी शर्त होती है। उसका दिमाग लगातार अपने घर के हालात में उलझा हुआ था। बीमार माँ की दवाइयों का खर्च, 10 साल छोटे भाई की स्कूल फीस और अपने मंगेतर विनय की वो बातें जो वो हर रोज उससे कहता था कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी और वो उसे इस मुसीबत भरी जिंदगी से निकाल लेगा। आराध्या ने गहरी सांस ली और अपनी सोचों को झटक कर अपने सामने रखे कीमती ड्रेसेस को ठीक करने लगी। अचानक बुटीक का भारी और साफ शीशे का दरवाजा एक झटके से खुला। माहौल में अजीब सी बेचैनी और तनाव फैल गया। शहर का मशहूर बिजनेस टाइकून देवांश मुखर्जी अंदर दाखिल हुआ। काले 3 पीस सूट में, चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में एक ऐसा घमंड जो सामने वाले को नजरें झुकाने पर एक पल के लिए मजबूर कर दे। मगर उस वक्त उसकी पूरी खुद की पर्सनालिटी बिखरी हुई लग रही थी। उसकी मजबूत बाहों में 6 महीने का मासूम बच्चा पीयूष गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। देवांश के पीछे 2 गार्ड कुछ बॉक्स और डिब्बे उठाए डरे सहमे चले आ रहे थे, मगर देवांश की अपनी हालत खराब थी। वो कभी झुंझलाहट में बच्चे को कंधे से लगाता तो कभी उसे बेढंगे अंदाज में झुलाता, मगर पीयूष का रोना बुटीक की छत से टकरा रहा था। कोई है यहाँ? मैनेजर कहाँ है? देवांश की गरजदार और गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी, जिसमें उसकी झुंझलाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। ये देखकर मैनेजर अपने केबिन से दौड़ता हुआ बाहर आया और घबराहट में उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई। जी सर। वेलकम सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवांश ने उसे ऐसे खौफनाक नज़रों से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। मुझे तुम्हारी कोई वीआईपी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। इसने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं, इसके 10-12 सूट अभी पैक कर दो और जल्दी। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए दूसरे हाथ से पीयूष को संभालते हुए झुंझलाकर बोला। मैनेजर तुरंत प्रोफेशनल अंदाज में आ गया। सर प्लीज़ इधर किड्स सेक्शन में आइए, कमाल की वैरायटी अभी अभी आई है। देवांश ने उसे घूरते हुए कहा। मेरे पास वक्त होता तो मैं खुद देख लेता, जल्दी पैक करो फौरन। उसके चिल्लाते ही चारों ओर भगदड़ सी मच गई। मैनेजर ने घबराकर अपने माथे से पसीना पोंछा और बेबसी से आसपास खड़ी सेल्स गर्ल की ओर देखा। सभी जवान और कुंवारी लड़कियां थीं और जोर जोर से रोते बच्चे, और देवांश के गुस्से को देखकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आराध्या, जो अपने काउंटर के पीछे दूर खड़ी ये सब देख रही थी, अब ये मंजर और बर्दाश्त कर उसके बस की बात नहीं रही थी। एक मासूम यूं तड़प रहा था और ये मगरूर इंसान उसे चुप कराने की बजाय अपने रौब और पैसे का सहारा ले रहा था। वो अपने कदमों की थकान भूलकर तेजी से आगे बढ़ी और सीधे देवांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दीजिए मुझे। उसका लहजा साफ, आत्मविश्वास से भरा और बिना किसी डर के था। देवांश ने एक पल के लिए अपनी बात रोककर उसे सिर से लेकर पांव तक गौर से देखा था। उसकी नज़रों में तिरस्कार था। तुम कौन हो? एक मामूली सेल्स गर्ल, क्या तुम इसे चुप करा सकती हो? आराध्या ने उसके तंज का कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ी और देवांश के हाथ से रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। मैनेजर, इसके कपड़े बदलने की जल्दी से एक ड्रेस दो। मैनेजर तुरंत एक ड्रेस लेकर आया, जिसे देवांश ने बिना देखे आराध्या की ओर बढ़ाया। आराध्या ने पीयूष को बेहद नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसका एक हाथ बच्चे की गर्दन के पीछे था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। उसने बच्चे के कान में बेहद धीमी और मीठी आवाज़ में एक लोरी गुनगुनानी शुरू कर दी और उसकी कमर पर ममता भरी लय में थपकी देने लगी। बच्चे के कपड़े शायद दूध निकालने की वजह से खराब थे, मगर आराध्या को उसकी परवाह नहीं थी। देवांश का हाथ हवा में ही रह गया था, जो कपड़े देने के लिए आगे बढ़ा था। वो बुटीक के अंदर हल्के हल्के कदमों से टहलने लगी। हैरत अंगेज तौर पर वो बच्चा, जिसने पूरी बुटीक को सिर पर उठा रखा था और जिसे देवांश की करोड़ों की दौलत भी चुप नहीं करा सकी थी, आराध्या की ममता भरी गोद में आते ही जैसे किसी जादू में बंध गया। उसकी चीखें हिचकियों में बदल गईं। उसके नन्हे हाथ, जो हवा में इधर उधर मार रहे थे, अब आराध्या के दुपट्टे को कसकर मुट्ठी में पकड़े हुए था और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसकी नम सूजी आंखें बंद हो गईं। अब वो सुकून से सो रहा था, हालांकि सोते हुए भी हल्की हल्की सिसकियां ले रहा था,
पूरे बुटीक में गहरा सन्नाटा छा गया। देवांश अपनी जगह पत्थर की तरह खड़ा ये जादुई मंजर देख रहा था। वो इंसान जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की डील्स हो जाती थी, आज एक मामूली सेल्स गर्ल के सामने खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। आराध्या ने कुछ मिनट और उसे थपकी दी और फिर सोए हुए बच्चे को बेहद सावधानी से देवांश की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये सो गया है, अब इसे आराम से लेटा दीजिए, इसका सीना जकड़ा हुआ है, शायद इसे सर्दी लगी है, इसे यूं खुले मॉल में मत घुमाइए, इसके कपड़े बाद में बदल देना जब इसकी नींद पूरी हो जाए। उसकी आवाज़ नरम और संयमित थी। देवांश ने खामोशी से जैसे किसी रोबोट की तरह बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। एक तरफ उसका ज़मीर उसे धन्यवाद कहने के लिए मजबूर कर रहा था, मगर दूसरी तरफ उसका गुरूर उसकी जुबान को रोक रहा था। उसने एक ठंडी, गहरी और परखती हुई नज़र आराध्या पर डाली और बिना एक शब्द कहे मुड़कर अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। आराध्या ने उसे जाते हुए देखा, गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाई, कितना बदतमीज, पत्थर दिल और मगरूर इंसान है। एक शब्द धन्यवाद तक कहना जरूरी नहीं समझा। खैर, मुझे क्या लेना देना, वो खुद को समझाती हुई वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन देवांश मुखर्जी शहर के सबसे ऊंचे कॉरपोरेट टावर के पेंट हाउस ऑफिस में बैठा था। उसका ऑफिस शहर की ऊंचाइयों से पूरे शहर का नज़ारा दिखाता था, मगर आज उसका मन करोड़ों की फाइलों और प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब भी आंखें बंद करता उसे आराध्या का सुकून और सादगी भरा चेहरा और पीयूष का उसकी गोद में चैन से सो जाना याद आ जाता। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को अंदर बुलाया। मुझे उस लड़की के बारे में A to Z पूरी जानकारी चाहिए, जो कल बुटीक में ड्यूटी पर थी और जिसने पीयूष को चुप कराया था। उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसकी पूरी हिस्ट्री, सब कुछ। सेक्रेटरी सर हिलाकर बाहर चला गया। दोपहर तक आराध्या की जिंदगी एक खुली किताब की तरह फाइल के रूप में देवांश की मेज पर रखी थी। देवांश ने फाइल खोली। आराध्या संजीव मेहरा की बेटी, एक मेहनती और मिडिल क्लास परिवार की लड़की, पिता की एक्सीडेंट में मौत के बाद घर का इकलौता सहारा, 10 साल का एक छोटा भाई जो स्कूल जाता है और एक माँ जो दिल की मरीज है। देवांश के होंठों पर एक ठंडी और विजयी मुस्कान फैल गई। मजबूर, गरीब और ज़रूरतमंद, ये तो उसके सोचे हुए प्लान से भी कहीं ज़्यादा आसान था। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया की हर बिकने वाली चीज़ की तरह इसकी भी एक कीमत होगी। उसने तुरंत उसी पल बुटीक मैनेजर को फ़ोन लगाया और बेहद ठंडे लहजे में आराध्या को अपने ऑफिस भेजने का आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी धमकी दी कि अगर वो नहीं आई तो मैनेजर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद जब आराध्या देवांश के शानदार और विशाल ऑफिस में पहुंची तो वहां के माहौल को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। चारों तरफ की भव्यता और चमक दमक उसे अजनबी सी लगी, मगर अगले ही पल वो खुद को संभाल कर सतर्क हो गई। उसे इस दिखावे और आलीशान जगह से कोई मतलब नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उससे क्या काम हो सकता है। देवांश अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा एक महंगा सिगार पी रहा था, जिसका धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। बैठो आराध्या, उसने बिना उसकी तरफ देखे हुक्म भरे अंदाज में उसका नाम लेते हुए कहा। आराध्या हल्की झिझक के साथ सामने रखी लेदर की कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे यहाँ इतना अर्जेंट कॉल पर क्यों बुलाया है? मेरे काम का नुकसान हो रहा है। देवांश ने सिगार एस्ट्रे में दबाया, दराज खोली और अपनी चेकबुक निकाल ली। उसने खाली चेक पर साइन किया और उसे मेज पर सरकाते हुए आराध्या की तरफ बढ़ा दिया। ये चेक देख रही हो, इस पर अपनी मौजूदा तनख्वाह से 10 गुना, 20 गुना या जितनी तुम्हारी दिल चाहे उतनी रकम लिख दो और आज ही अपना सामान पैक करके मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। मुझे पीयूष के लिए फुल टाइम नैनी चाहिए और तुम्हारा कल का काम देखकर मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए मार्केट में मौजूद किसी भी प्रोफेशनल से कहीं बेहतर हो। आराध्या ने पहले उस खाली चेक को देखा, फिर धीरे से नज़र उठाकर देवांश की आंखों में देखा, जहां दौलत का खुमार और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके अंदर जैसे गुस्से का लावा उबलने लगा। आपको शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मिस्टर देवांश मुखर्जी। मैं एक बुटीक में सेल्स गर्ल हूँ। किसी के बच्चे संभालना या किसी की आया बनना मेरा काम नहीं है। कल मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के नाते किया था। उस मासूम बच्चे की तकलीफ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आराध्या की बात पूरी होने के बाद कुछ पल तक देवांश उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसका तंज भरा ठहाका कमरे में गूंज उठा। इंसानियत, हमदर्दी, ये किताबी बातें गरीब लोगों को शोभा नहीं देती। पैसों के सामने ये इंसानियत बहुत सस्ती बिक जाती है।
तुम्हारे घर के हालात मेरी इस मेज पर रखी फाइल में कैद हैं। तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी माँ की महंगी दवाइयाँ, तुम्हारा किराए का मकान। ये चेक तुम्हारी और पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। तुम्हें सारी उम्र खड़े होकर कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही आराध्या गुस्से में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक आग सी जलने लगी थी। अपनी ये फाइल और अपना ये चेक अपने पास रखिए। मेरी ज़िंदगी जैसी भी है मुझे मंजूर है। मैं भूखी रह लूँगी लेकिन अपनी मेहनत और इज्जत की कमाई खाऊंगी। मैं आप जैसे मगरूर और घटिया इंसान के बच्चे की आया कभी नहीं बनूंगी। और एक बात अपने इस बिजनेस माइंड में बिठा लीजिए, दुनिया की हर चीज़ की कीमत नहीं होती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरा मंगेतर विनय मुझसे बहुत प्यार करता है और वो एक खुददार इंसान है। वो मुझे कभी ऐसे घर में नौकरी करने की इजाज़त नहीं देगा जहाँ मुझे हर कदम पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े और जहाँ इंसानियत को पैसों से तौला जाता हो। देवांश के अहंकार को जैसे किसी ने जोरदार चोट पहुंचाई हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके जबड़े कस गए। मंगेतर, एक मामूली 2 कौड़ी की सेल्स गर्ल का इतना घमंड। ठीक है, जा तो रही हो तो मेरे ऑफिस से आराध्या, लेकिन एक बात याद रखना, देवांश मुखर्जी को आज तक किसी ने मना नहीं किया और मुझे ना सुनने की आदत भी नहीं है। तुम वापस आओगी और ख़ुद मेरे पास आकर ये नौकरी मांगोगी। आराध्या ने उसकी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और तेज कदमों से ऑफिस का बाहरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। देवांश ने गुस्से में मेज पर रखा क्रिस्टल का पेपर वेट उठाकर सामने की शीशे की दीवार पर जोर से दे मारा, जो तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। रात के 2 बजे थे। बाहर आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हो रही थी। देवांश की शाही हवेली में इस वक्त डर, बेचैनी और अफरा तफरी का मिला जुला माहौल था। पीयूष का नन्हा सा जिस्म तेज बुखार से भट्टी की तरह तप रहा था और वो लगातार दिल दहला देने वाली आवाज में रो रहा था। शहर के 3 बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हड़बड़ी में हवेली बुलाया गया था। उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयों का इस्तेमाल किया मगर बच्चा किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था और बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देवांश के बूढ़े पिता सोमनाथ मुखर्जी, जो खुद दिल के मरीज थे, घबराहट और बेचैनी में कमरे के बाहर टहल रहे थे। देवांश, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? ये तो रो रो कर बेहाल हो गया है। इसकी सांसें भी तेज चल रही हैं। कुछ करो देवांश। सोमनाथ साहब की कांपती हुई आवाज़ सुनकर देवांश भीतर तक हिल गया। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा तड़प रहा था। वो एक कामयाब, सख्त और तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन तो था, मगर इस वक्त वो सिर्फ एक बेबस, लाचार और टूटा हुआ पिता बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अरबों की दौलत उसके बेटे की तकलीफ को कम क्यों नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अचानक बिजली की तरह आराध्या का स्पर्श, उसकी लोरी और पीयूष का उसकी गोद में सुकून से सो जाना याद आ गया था और उसे लगा जैसे इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की है जो उसके जिगर के टुकड़े को बचा सकती है। वो अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ गार्ड को बुलाया। उसका लहजा कठोर और बेकाबू और बेचैनी से भरा हुआ था। आराध्या को लेकर आओ, अभी, इसी वक्त। मुझे वो लड़की चाहिए। गार्ड ने हिचकिचाते हुए डर डर कर कहा, सर, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं। तेज बारिश हो रही है। वो तो अपने घर पर सो रही होगी। और आपको याद नहीं, आज सुबह उसने आपको सख्ती से मना कर दिया था। वो नहीं आएगी सर। देवांश ने झटके से उस लंबे चौड़े गार्ड की कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से झकझोर कर रख दिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रही है। मुझे ये भी नहीं जानना कि वो सो रही है या जाग रही है। बस उसे लेकर आओ। उसके घर के दरवाजे तोड़ दो। उसे ज़बरदस्ती लेकर आओ, जो करना पड़े करो, लेकिन वो लड़की अगले 1 घंटे के अंदर इस हवेली में चाहिए, समझे। उधर आराध्या बुटीक में डबल शिफ्ट करके देर रात छतरी तानकर पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी और मोहल्ले की गली में स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसका दिल अनजाने डर से तेजी से धड़क रहा था। वो बस जल्दी से घर पहुंचकर अपनी माँ के पास जाकर आराम करना चाहती थी कि तभी मोड़ पर एक काले रंग की बिना नंबर प्लेट की गाड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकी। कीचड़ उछलकर उसके कपड़ों पर गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या गुस्सा करती, गाड़ी के दरवाजे खुले और 2 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक ने पीछे से उसके दोनों हाथ जकड़ लिए और दूसरे ने किसी तेज गंध वाले कपड़े को उसके मुंह और नाक पर कसकर दबा लिया। आराध्या ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। उसकी छतरी हाथ से गिर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की
मगर उसकी आवाज़ दबकर रह गई। कुछ ही पलों में उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर उनके सहारे ढीली पड़ गई। उन लोगों ने जल्दी से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला और तूफानी बारिश में गाड़ी को तेजी से रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ गए। देवांश मुखर्जी की हवेली की तरफ गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी। जब आराध्या को होश आया तो उसका सिर भारी लग रहा था और कानों में हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने छोटे से साधारण कमरे की जगह वो एक बेहद आलीशान और शानदार बेडरूम के मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। छत पर लगा कीमती झूमर उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसका दिमाग अभी भी धुंधला रहा था। उसे याद आया वो अंधेरी गली, तेज बारिश और फिर वो तेज गंध वाला कपड़ा। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। सामने सोफे पर देवांश मुखर्जी बैठा था। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और लाल आंखों से वो लगातार उसी को देख रहा था। जैसे ही आराध्या को पूरी तरह होश हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसके भीतर डर की जगह उबलता हुआ गुस्सा भर गया। वो बिस्तर से तेजी से उतरी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी अंजाम की परवाह किए, देवांश के बिल्कुल करीब जाकर अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरे कमरे में उस थप्पड़ की गूंज किसी धमाके की तरह सुनाई दी। दरवाजे पर खड़े गार्ड तक सहमकर पीछे हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी को देवांश मुखर्जी से ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं देखा था। हाथ उठाना तो दूर की बात थी। देवांश का चेहरा उस वार से एक तरफ झुक गया। उसके गाल पर आराध्या की उंगलियों के लाल निशान उभर आए। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, मगर उसने पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने कोई गाली दी, न कोई गुस्सा दिखाया। उसने गहरी सांस ली, खामोशी से मुड़ा और बिस्तर पर पड़े पीयूष को, जो कि तेज बुखार में तप रहा था, करा रहा था, उठाकर लाया और आराध्या की गोद में डाल दिया। मार लो, जितना मारना है मार लो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लो। इसे तेज बुखार है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ये मर जाएगा। आराध्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। देवांश की आवाज़ में आज वो कठोरता और घमंड नहीं था, बल्कि एक हारे हुए, बेबस और टूटे हुए पिता की विनती थी। उसी वक्त दरवाजा खुला और सोमनाथ मुखर्जी लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आराध्या को देखा और बिना एक पल की झिझक के उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटी, मुझे अपने इस बदनसीब बेटे की तरफ से माफ़ कर दो। मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी और कठोर स्वभाव का है। इसे लोगों को डील करना नहीं आता और उनसे सही तरह से व्यवहार करना नहीं आता। इसने पूरी ज़िंदगी पैसों से रिश्ते खरीदने की कोशिश की है। आज इसने बहुत गलत किया, लेकिन इसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है। भगवान के लिए इसे बचा लो। ये बच्चा तुम्हारे बिना शांत नहीं होगा। हम सब हार चुके हैं। आराध्या का गुस्सा जो तूफान की तरह उमड़ा था, बच्चे के तपते हुए शरीर, उसके पीले पड़ते चेहरे, उसकी कमज़ोर सिसकियों और एक बूढ़े सम्मानित पिता की भीगी आंखों को देखकर धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलने लगा। एक औरत के भीतर छिपी ममता उसके अपमान और गुस्से पर भारी पड़ गई। उसने पीयूष को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और देवांश की ओर तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, आप आज अपने बेटे की वजह से खुद को बचा पाए हैं मिस्टर देवांश। जल्दी से पानी का एक बड़ा बर्तन और साफ कपड़ा लाइए, तुरंत। उसका लहजा आदेश देने वाले कमांडर जैसा था। पूरी रात आराध्या एक पल के लिए भी सोई नहीं। वो बिस्तर के सिरहाने बैठी पीयूष के माथे, हाथों और पैरों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच से दबा और फीडर से दूध भी पिलाती रही और लगातार उसे अपने सीने की गर्माहट और अपनी गोद का सुकून देती रही। देवांश कमरे के कोने में दीवार से टिके खामोशी से उसे देख रहा था। वही लड़की जिसने कुछ घंटे पहले उसे थप्पड़ मारा था और जिसे वो जबरदस्ती यहाँ पर लाया था, अब उसी के बच्चे के लिए अपनी नींद, अपना आराम और अपना गुस्सा सब कुछ भूलकर लगी हुई थी। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतने करीब से महसूस किया था कि ममता क्या होती है और एक औरत की ताकत और त्याग उसके झूठे अहंकार से कहीं ज़्यादा बड़े और सच्चे होते हैं। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो पीयूष का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं और वो आराध्या के सीने से लगा सुकून भरी नींद सो रहा था। पूरी रात जागने की वजह से आराध्या की आंखें थकान से लाल हो रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर राहत और एक गहरा सुकून दिखाई दे रहा था। देवांश धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। इस बार उसका अंदाज धीमा, सावधान और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। थैंक यू आराध्या, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आराध्या ने मुड़कर उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब भी वही पुराना गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। मुझे आपके धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ आपके लिए या आपकी दौलत की वजह से नहीं रुकी हूँ, बल्कि सिर्फ इस मासूम बच्चे और आपके बूढ़े पिता के आंसुओं की वजह से रुकी हूँ। लेकिन याद रखिए मिस्टर देवांश मुखर्जी, आपने मेरे साथ जो ज़बरदस्ती की है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब मुझे मेरे घर जाना है और आप मुझे खुद छोड़ कर आएंगे। देवांश का चेहरा फिर से सख्त हो गया। तुम कहीं नहीं जा रही हो आराध्या। इसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर का कहना है कि इसे अगले कुछ दिनों तक खास देखभाल की ज़रूरत है और ये सिर्फ तुम्हारे पास ही शांत रहता है। तुम यहीं इस घर में रहोगी। उसका लहजा फिर से आदेश देने वाला और फैसला सुनाने जैसा हो गया था। कुछ देर पहले की कृतज्ञता जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। आराध्या ने तंज भरी हंसी के साथ उसकी ओर देखा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है मिस्टर देवांश? आपने मुझे कल रात सड़क से गुंडों के जरिए उठवाया। ये एक गंभीर अपराध है। मैं आपकी नौकर नहीं हूं और ना ही मैंने आपसे कोई वादा या समझौता किया है। मैं अभी अपने घर जाऊंगी। मेरी बीमार माँ और मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो परेशान होकर पागल हो रहे होंगे। मुझे उनके पास जाना है। देवांश ने बेपरवाही से जेब में हाथ डाले और एक कदम आगे बढ़कर आराध्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैंने आज सुबह ही तुम्हारी माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। साथ ही तुम्हारे फ़ोन से उन्हें मैसेज भी भिजवा दिया है कि तुम बुटीक की तरफ से एक ख़ास असाइनमेंट पर 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गई हो। वे परेशान नहीं होंगी। और जहाँ तक तुम्हारे जाने की बात है, देवांश मुखर्जी जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। तुम अब मेरी मर्जी के बिना इस हवेली के मेन गेट से बाहर कदम नहीं रख सकती। देवांश की ये घमंड भरी बातें सुनकर आराध्या दंग रह गई। उसे उस इंसान की हठधर्मिता, उसका अहंकार, उसकी सोच, उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ लगा। वो बेबसी और गुस्से से कांपने लगी। उसका मन हुआ कि वो दोबारा उसे थप्पड़ मार दे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती सोमनाथ साहब अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी, मगर उनके चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी थी। देवांश, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस बच्ची से इस तरह बात कर रहे हो जिसने रात भर जागकर तुम्हारे बेटे की जान बचाई है। उन्होंने गुस्से में देवांश को डांटा। फिर वे आराध्या के पास आए और बहुत नरमी और अपनेपन के भरे स्वर में बोले, बेटा मैं जानता हूँ इस जिद्दी इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत ज़बरदस्ती की है। तुम बिल्कुल सही हो। अगर तुम चाहो तो अभी जा सकती हो। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा और इसकी तरफ से माफ़ी भी मांगूंगा। लेकिन क्या तुम एक दादा की विनती सुन सकती हो? पीयूष को देखो, वो रात भर मौत से लड़ता रहा है। तुम्हारी गोद में उसे सुकून मिला था। शायद तुम्हारी गोद के बिना वो फिर से बीमार पड़ जाए। बस कुछ दिन, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। क्या तुम इस हवेली में कुछ दिन और नहीं रुक सकती? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि देवांश तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी और तुम्हें तुम्हारी मनचाही तनख्वाह भी मिलेगी। बस मेरे पोते को ठीक कर दो। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ देवांश मुखर्जी जैसा घमंडी और कठोर इंसान था जिससे वो दिल से नफरत करने लगी थी, और दूसरी तरफ ये बूढ़े बेबस पिता और वो मासूम बच्चा था जिसकी पिछली रात की सिसकियां अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। आराध्या ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और सोमनाथ जी की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, मैं सिर्फ आपके आंसुओं और इस मासूम बच्चे की खातिर कुछ दिनों के लिए रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि मैं आपके एहसान फरामोश और घमंडी बेटे का 1 पैसा भी नहीं लूँगी। मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। मैं जो भी करूँगी इंसानियत और हमदर्दी के नाते करूँगी। आराध्या ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सीधी नज़र से सोमनाथ जी की ओर देखते हुए आगे कहा, मैं यहाँ पर किसी नौकर या आया की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ पीयूष की देखभाल के लिए रहूँगी। इस घर में कोई भी मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाएगा जो मेरे सम्मान के खिलाफ हो। और दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन वापस करेंगे ताकि मैं खुद अपनी माँ, अपने मंगेतर विनय से बात कर सकूं और उन्हें अपनी ज़ुबान से तसल्ली दे सकूं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ और जब मुझे लगेगा कि पीयूष पूरी तरह ठीक हो गया है, मैं उसी वक्त इस घर से चली जाऊँगी। मुझे रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। साथ ही मुझे अपने घर वालों से बात करने की पूरी आज़ादी होगी। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं रुकूंगी, वरना अगर आप मुझे गोली भी मार दें तब भी मैं एक कदम भी वापस इस कमरे में नहीं रखूंगी। देवांश ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, मगर सोमनाथ जी ने उसे सख्ती से खामोश रहने का इशारा किया और तुरंत एक गार्ड से आराध्या का फ़ोन मंगवाकर उसके हवाले कर दिया। तुम्हें जो बात करनी है करो बेटा, तुम इस घर में कैदी नहीं हो, एक सम्मानित मेहमान हो।
आराध्या फ़ोन लेकर तेजी से कमरे में वापस आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। रोती हुई आवाज़ को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ उन्हें तसल्ली दी कि वो सच में एक ट्रेनिंग और असाइनमेंट के सिलसिले में बुटीक की मालकिन के साथ शहर से बाहर आई हुई है और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। माँ का मन संतुष्ट करने के बाद उसने अपने आंसुओं को आज़ाद कर दिया और फिर रोती कांपती उंगलियों से उसने अपने मंगेतर विनय का नंबर डायल किया। विनय, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था और बड़े बड़े ख्वाब देखता था। वो उसकी ज़िंदगी की इकलौती उम्मीद और वो इकलौता सहारा था जिसके भरोसे वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहती। फ़ोन की घंटी बजती रही और आखिरकार चौथी घंटी पर विनय ने फ़ोन उठा लिया। हेलो राधिया, कहाँ हो तुम? यार, रात से तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। मैं तुम्हारे घर भी गया था। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम शहर से बाहर आई हुई हो, मुझे बताए बिना। ये क्या मजाक है आराध्या? विनय की आवाज़ में फिक्र से ज़्यादा गुस्सा और शिकायत ज़्यादा थी। आराध्या, जो अब तक खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी, विनय की आवाज़ सुनते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंद गईं। विनय, मैं शहर से बाहर नहीं हूँ, मुझे बचा लो विनय, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो रोते हुए मुश्किल से अपने शब्द पूरे कर पा रही थी। विनय एकदम से घबरा गया। आराध्या, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? और तुम हो कहाँ? मुझे साफ साफ सब कुछ बताओ। क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मैं अभी इसी वक्त पुलिस को लेकर आता हूँ। तुम बस मुझे जगह का नाम बताओ, मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा। आराध्या, तुम मेरी इज्जत हो। विनय के जज्बाती और सुरक्षा से भरे शब्दों ने आराध्या के डरे हुए दिल को एक अजीब सी हिम्मत और सुकून दिया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया में अभी कोई है जो उसके लिए किसी से भी टकरा सकता है। उसने रोते हुए हिचकियों के बीच विनय को पिछली रात शॉपिंग मॉल से लेकर अंधेरे में उसके अगवा होने और हवेली में लाए जाने से लेकर बच्चे की बीमारी तक की पूरी कहानी सुना दी। विनय फ़ोन की दूसरी तरफ लगातार उसकी कहानी सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और सांसें तेज हो गईं। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी आराध्या पर हाथ डाला? तुम बस मुझे उस इंसान का नाम और उसकी हवेली का पता बताओ। मैं अभी मीडिया और पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूं और उसका ऐसा हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आखिर आखिर कौन है वो इंसान? विनय ने बेहद गुस्से और जोश में आकर पूछा। आराध्या ने गहरी सांस ली और डरते डरते उस इंसान का नाम लिया जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था। विनय, वो देवांश मुखर्जी है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। मैं इस वक्त उसी की हवेली में हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ अचानक गहरे सन्नाटे जैसा माहौल छा गया। विनय, जो अभी तक आसमान से तारे तोड़ लाने और दुनिया से लड़ जाने की बातें कर रहा था, उसका नाम सुनते ही जैसे उसके गले में शब्द अटक गए। देवांश मुखर्जी, वो इंसान जिसकी दौलत और ताकत के किस्से शहर के हर गरीब और अमीर तक के लिए किसी कहानी से कम नहीं होते थे। विनय जिस कंपनी में काम करता था, वो भी देवांश मुखर्जी के दर्जनों प्रोजेक्ट्स में से एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंडर काम करती थी। उसके अंदर का खोखला आशिक, जो सिर्फ बातों तक ही बहादुर था, हकीकत की ठोस और डरावनी दीवार से टकराकर बिखर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपना भविष्य, अपनी नौकरी, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में नजर आने लगी। विनय, विनय, तुम सुन रहे हो ना? आराध्या ने बेचैनी से पूछा। विनय ने मुश्किल से अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और थूक निगलते हुए अपनी आवाज़ को सामान्य करने की कोशिश की। हाँ हाँ आराध्या, मैं सुन रहा हूँ। देखो आराध्या, देवांश मुखर्जी बहुत ताकतवर इंसान है और हम गरीब लोग हैं, हम उससे सीधे टक्कर नहीं ले सकते। तुमने कहा कि तुम्हें उसके बच्चे को संभालना है और उसने तुमसे कुछ दिन रुकने की विनती की है। विनय का अंदाज अब पूरी तरह बदल चुका था। आराध्या को उसकी आवाज़ में आया ये बदलाव महसूस हुआ, मगर उसने अपने दिल को समझा लिया। हाँ विनय, मैं तुमसे पूछे बिना उनके बच्चे की हालत देखकर कुछ दिनों के लिए रुक गई हूँ, सिर्फ उस बच्चे की जान बचाने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वो देवांश बहुत ख़तरनाक इंसान लगता है। वो मुझे अजीब ख़तरनाक नज़रों से देखता है। मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। तुम मुझे यहाँ से निकाल लो विनय। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लो। आराध्या की आवाज़ में विनती और बेबसी साफ झलक रही थी। विनय के दिमाग में अब एक अलग ही चाल चल रही थी। उसके मन में डर और लालच का खेल शुरू हो चुका था। आराध्या, पागल मत बनो। अगर तुम वहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो वो देवांश तुम्हें और मुझे दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। फिलहाल वहीं रुको। मैं कल सुबह उसके ऑफिस जाऊँगा। मर्द बनकर एक जिम्मेदार इंसान की तरह उससे बात करूँगा।
उसे समझाऊंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो और हम शरीफ लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें इज्जत के साथ वहाँ से जाने दे। तुम बस अपना ख्याल रखना और उससे कोई भी किसी भी तरह की बहस मत करना। मैं कल ही कुछ करता हूँ। आराध्या ने विनय की बातों पर आंख बंद करके भरोसा किया और फ़ोन रख दिया। उसे लगा कि उसका मंगेतर सच में समझदार और साहसी है, जो मामले को बिगाड़ने की बजाय समझदारी से सुलझाना चाहता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि फ़ोन की दूसरी तरफ खड़े विनय की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, बल्कि देवांश मुखर्जी की दौलत की चमक और लालच की पट्टी बंध चुकी थी। अगली दोपहर सूरज पूरी आभा के साथ चमक रहा था। देवांश अपने ऑफिस के लंबे चौड़े शीशे वाले केबिन में खड़ा शहर के ट्रैफिक को देख रहा था। तभी उसका इंटरकॉम बजा। रिसेप्शन से आवाज़ आई, सर, आपसे मिलने के लिए एक लड़का आया है। उसका नाम विनय है और वो कह रहा है कि वो मिस आराध्या का मंगेतर है और आपसे मिलना चाहता है। देवांश के होठों पर एक ठंडी और शातिर मुस्कान फैल गई। उसे जिस चीज़ का इंतजार था वो खुद चलकर उसके जाल में आ गई थी। उसे अंदर भेजो और कोई भी हमें डिस्टर्ब न करे। कुछ देर के बाद विनय ऑफिस में दाखिल हुआ। देवांश के शानदार करोड़ों की लागत से बने ऑफिस को देखकर ही वो घबरा गया। उसके सस्ते कपड़े और माथे पर चमकता पसीना उसकी हैसियत की गवाही दे रहे थे। देवांश अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया और गहरी नजरों से विनय को देखने लगा। वो एक नज़र में इंसान को पढ़ना अच्छे से जानता था। उसने विनय की आंखों में छिपा डर, लालच और कमजोरी एक ही पल में समझ ली। बैठो मिस्टर विनय। तो तुम हो वो आशिक जिसके लिए वो जिद्दी लड़की मेरा ब्लैंक चेक ठुकराकर चली गई थी, देवांश ने तंज भरे और कटाक्षपूर्ण लहजे में कहा। विनय कुर्सी के किनारे पर सिमट कर बैठ गया। उसकी टांगें हल्की हल्की कांप रही थीं। सर, आराध्या मेरी मंगेतर है। हम पिछले 2 साल से एक दूसरे को चाहते हैं। आपने कल रात उसे ज़बरदस्ती उठाकर बहुत गलत किया है, लेकिन मैं यहाँ आपसे विनती करने आया हूँ कि उसे छोड़ दें। हम गरीब जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। आपकी इस हरकत से हमारे मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। विनय ने मुश्किल से अपने टूटे शब्दों को जोड़ते हुए बात पूरी की थी। देवांश जोर से हंसा। उसकी तिरस्कार भरी हंसी ऑफिस की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने मेज की दराज खोली और उसमें से करेंसी नोटों की 2 मोटी गड्डियां निकालकर टेबल पर फेंक दी। फिर उसने एक ब्लैंक चेक और अपना महंगा पेन भी उसके सामने रख दिया। तुम्हारी इज्जत की कीमत क्या है विनय? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख? देवांश ने सीधे और बेरहमी से वार किया। विनय की आंखें उन नोटों की गड्डियों को देखकर चौड़ी हो गईं। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतना पैसा नहीं देखा था। कुछ पल के लिए वो बोल ही नहीं पाया। उसके अंदर का लालच जागने लगा। देवांश आगे झुका और ठंडे स्वर में बोला, देखो विनय, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा वक्त बहुत कीमती है। मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं। पीयूष को इस वक्त आराध्या की ज़रूरत है और आराध्या के दिमाग में तुम्हारे नाम का जो मोहब्बत का कीड़ा बैठा है ना, मुझे उसे निकालना है। मैं जानता हूँ तुम 20,000 की नौकरी के लिए धक्के खाते हो, किराए के मकान में रहते हो और रोज़ अमीर बनने के सपने देखते हो। ये चेक तुम्हारे सामने है। इस पर 50 लाख लिखो या 1 करोड़, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, किसी और लड़के से शादी करो और आराध्या की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। और अगर तुमने हीरो बनने की कोशिश की तो फिर याद रखना, जिस शहर में तुम रहते हो ना, उसकी आधी पुलिस मेरी जेब में है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ऐसे गायब करवा दूंगा कि कोई निशान भी नहीं मिलेगा। अब सोच लो और समझ लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसा और आराम की ज़िंदगी या मुसीबत और एक बेकार सी मोहब्बत। देवांश का लहजा अब धीमा मगर बेहद ख़तरनाक हो चुका था। विनय के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने एक नज़र उस ब्लैंक चेक पर डाली और फिर देवांश की सख्त आंखों में देखा। उसके अंदर बची खुशी मोहब्बत और ईमानदारी दौलत और डर के सामने हार गई। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया, देवांश की तरफ देखा और चेक पर 50 लाख रुपये भर दिए। देवांश धीरे से मुस्कुराया और कैश की गड्डियां विनय की तरफ सरका दी। ये कैश तुम्हारे एडवांस की मिठाई है। अब ध्यान से सुनो, तुम आराध्या का फ़ोन नहीं उठाओगे और जब उठाओगे तो वही कहोगे जो मैं तुमसे कहलवाऊंगा। और हाँ, ये मुलाकात, ये सौदा हम दोनों के बीच एक राज रहेगा। अगर आराध्या को जरा भी भनक लगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। विनय ने नोटों की गड्डियां जल्दी से अपनी जेबों में ठूंस ली। लालच ने उसकी आंखों से शर्म छीन ली थी। वो सिर झुकाए एक बिके हुए गुलाम की तरह ऑफिस से बाहर निकल गया। देवांश अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, एक गहरी सांस ली और हल्की आवाज़ में बोला, मोहब्बत एक सस्ता और कमज़ोर जज्बा
आज फिर पैसे ने मोहब्बत को हरा दिया। अब देखता हूँ आराध्या का गुरूर कब तक टिकता है। हवेली में दिन गुजरने लगे। आराध्या ने अपना पूरा ध्यान पीयूष पर लगा दिया था। बच्चा अब उससे इतना घुल मिल गया था कि उसके बिना खाना तक नहीं खाता था। देवांश के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वो अब भी पूरे अधिकार भरे अंदाज में रहता, लेकिन अब उसने आराध्या से सीधे बात करना कम कर दिया था। वो बस दूर खड़ा चुपचाप उसे और पीयूष को खेलते हुए देखता रहता। दूसरी तरफ आराध्या रोज विनय का इंतजार करती। वो उसे बार बार फोन करती, मगर विनय या तो फोन काट देता या कोई बहाना बनाकर जल्दी से बात खत्म कर देता। आराध्या, मैं अभी बॉस के साथ मीटिंग में हूँ। मैं थाने में गया था लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मिला। कल पक्का कुछ करता हूँ। विनय की टाल मटोल भरी बातों ने आराध्या के दिल में एक अनजाना सा डर और बेचैनी पैदा कर दी थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक तरफ पीयूष की मासूमियत थी जिसने उसे बांध रखा था, दूसरी तरफ अपनी इज्जत और अपने घर लौटने की तड़प थी, और सबसे बढ़कर विनय की खामोशी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। पीयूष अब पूरी तरह सेहतमंद हो गया था। आराध्या ने अपना छोटा सा बैग पैक किया और सोमनाथ जी के कमरे में आ गई। अंकल, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था पीयूष अब बिल्कुल ठीक है। मुझे अब इजाज़त दीजिए। मैं आज अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को बहुत याद कर रही हूँ, आराध्या ने बेहद सम्मान से कहा। सोमनाथ जी ने उसे उदासी से देखा। वो उसे रोकना चाहते थे लेकिन अपने वादे से बंधे हुए थे। ठीक है बेटा, तुम जा सकती हो। मैं देवान से बात कर लूँगा। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें पूरी सुरक्षा के साथ तुम्हारे घर छोड़ देगा। आराध्या खुशी से भर उठी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और विनय का नंबर डायल किया ताकि उसे ये खुशखबरी दे सके कि वो आखिरकार इस कैद से आज़ाद हो गई है। काफ़ी देर के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो विनय, मैं आज वापस आ रही हूँ। पीयूष एकदम से ठीक हो गया है। उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है। तुम मुझे रास्ते से पिक कर लो, हम जाकर शादी कर लेते हैं। मुझे अब और डर डर कर नहीं जीना। आराध्या की आवाज़ में खुशी और राहत थी। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही, फिर विनय की ठंडी और अजनबी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है आराध्या। और आराध्या के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। क्या मतलब विनय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ आराध्या। देखो, तुम एक जवान लड़की हो। तुम इतनी रातें घर से बाहर रही, तुम्हारा अपहरण हुआ, और वो भी देवांश मुखर्जी जैसे बदनाम अय्याश और अमीर आदमी के घर। तुम पूरा हफ्ता वहाँ गुजार चुकी हो। तुम जानती हो मोहल्ले वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठ रही हैं। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया है। वो कहती हैं वो एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी जान पहचान वाली की बेटी से तय कर दिया है। अगले महीने मेरी शादी है। विनय के शब्द नहीं थे, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े थे जो आराध्या के दिल में चुभते चले गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया, शरीर कांपने लगा। विनय, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। मैं यहाँ एक बच्चे की जान बचाने के लिए रुकी थी, और तुमने खुद कहा था कि मैं वहीं रहूँ। तुमने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, और अब मुझे इन हालात में अकेला छोड़ रहे हो। ऐसा मत करो विनय, भगवान के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। आराध्या, प्लीज़ ड्रामा बंद करो। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं समाज से नहीं लड़ सकता। तुम देवांश मुखर्जी के घर में हो, वो बहुत अमीर है। उसी के साथ अपनी ज़िंदगी सेट कर लो। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई यार। और हाँ, अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। मेरी मंगेतर को ये सब पसंद नहीं आएगा। गुड बाय। इतना कहकर विनय ने बेरहमी से फ़ोन काट दिया। आराध्या के हाथ से फ़ोन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी टांगों की ताकत जवाब दे चुकी थी और वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था, पूरी ताकत से निचोड़ कर रख दिया था। जिस इंसान पर वो अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसके लिए उसने देवांश मुखर्जी के करोड़ों की ऑफर ठुकराई थी, उसी ने उसकी इज्जत पर सवाल उठाकर कुछ पैसों और समाज के झूठे डर की वजह से उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेजान खामोशी छा गई। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा देवांश मुखर्जी ये सब सुन रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े विनय को मैसेज किया, गुड जॉब, बाकी के 50 लाख तुम्हें कल मिल जाएंगे। उसके होठों पर जीत की मुस्कान फैल गई, लेकिन जब उसने दरवाजे की दरार से आराध्या को फर्श पर गिरे हुए, बिखरे और टूटे हुए देखा, तो पहली बार उसके सीने में अपनी इस जीत पर खुशी की जगह एक अजीब सी टीस, दर्द और अपराध बोध की लहर उठी। उसने आराध्या की मोहब्बत को कमज़ोर समझा था, लेकिन वो सच्ची निकली
और उसने अपने अहंकार और सुकून के लिए उस लड़की की रूह तक को घायल कर दिया था। आराध्या अब सिर्फ अकेली नहीं थी, वो अंदर से टूटी हुई लड़की बन चुकी थी और अब देवांश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक टूटी हुई लड़की की नफरत का सामना करना था। विनय के बेरहमी से फोन काटने के बाद आराध्या की दुनिया जैसे किसी अंधेरे गहरे कुएं में गिर गई थी। वो फर्श पर बैठी घुटनों में सिर छिपाए बुरी तरह से सकती रही। उसके आंसू सूख गए थे मगर सीने में उठने वाला दर्द कम नहीं हो रहा था। जिस इंसान पर उसने अंधा भरोसा किया था वो कुछ पैसों और समाज के खोखले डर की वजह से उसे बीच चौराहे पर अकेला छोड़ गया था। हवेली की दीवारें अब उसे काटने को दौड़ती थीं, लेकिन अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती। हाँ, पीयूष को जब उसकी ज़रूरत महसूस होती तो पीयूष का ख्याल रखती थी, लेकिन शरीर जैसे मुर्दा हो चुका था। और फिर एक दिन उसे फ़ोन आया जो उसके छोटे भाई राहुल ने किया था। मोहल्ले में उसके चरित्र पर उठती अफवाहों ने उसकी माँ को गहरे सदमे में डाल दिया था और वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी। ऐसे में देवांश के पिता सोमनाथ मुखर्जी फिर उसके सामने सहारा बनकर आए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। साथ ही साथ उसके 10 साल के छोटे भाई राहुल को भी हवेली में अपने पास बुला लिया। सोमनाथ जी जानते थे समाज एक अकेली और बेसहारा लड़की को जीने नहीं देता, खासकर तब जब उसका नाम देवांश मुखर्जी जैसे ताकतवर इंसान के साथ जुड़ चुका हो। एक शाम उन्होंने बहुत नरमी से आराध्या से कहा, बेटा, मेरा देवांश जिद्दी, घमंडी और कठोर जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। उसने जो किया उसकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन इस समाज की कठोर नज़रों से बचने के लिए और इस मासूम पीयूष को माँ का साया देने के लिए क्या तुम मेरे बेटे को अपना सकती हो? उसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर वो इज्जत और सम्मान दूंगा जो कोई तुमसे कभी छीन नहीं सकेगा। आराध्या के अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। विनय की बेवफाई ने उसके भीतर की उम्मीद को ख़त्म कर दिया था। उसने बिना किसी भाव के खाली आंखों के साथ सिर झुका लिया। अगले ही दिन हवेली के बाहर गार्डन एरिया को सजा दिया गया था और वहीं शादी का इंतजाम कर दिया गया। वो नहीं जानती थी कि सोमनाथ जी ने देवांश को शादी के लिए कैसे राजी किया था। शादी बेहद सादगी से हुई थी। देवांश मुखर्जी, जिसकी शादी पर कभी शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होने का सपना देखते थे, आज खामोशी से उस लड़की के साथ फेरे ले रहा था जिसे कुछ दिन पहले तक वो अपनी दौलत के घमंड में एक मजबूर लड़की समझता था। शादी के वक्त देवांश के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हल्की मुस्कान थी, जैसे उसके दिल की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। लेकिन आराध्या के चेहरे पर गहरा सन्नाटा और भावहीनता छाई हुई थी। शादी के बाद आराध्या ने सोमनाथ जी के सामने खड़े होकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। वो दिल से चाहते थे कि आराध्या जैसी लड़की उनकी बहू बने, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर उसे देवांश के कमरे में भेज दिया। कमरे में अकेले होते ही आराध्या ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपसे शादी तो कर ली है मिस्टर देवांश मुखर्जी, लेकिन ये मत भूलिए कि आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। आप मेरे पति कहलाएंगे, लेकिन मेरे दिल और मेरी रूह पर आपका कोई हक नहीं है। मैंने आपको कभी माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी करूँगी। देवांश ने उसकी कड़वी बातों पर कोई गुस्सा नहीं किया। उसने हल्की उदास मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ आराध्या, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस घर में तुम्हारी मर्जी के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। महीने गुजरते गए। आराध्या धीरे धीरे घर की जान बन गई। पीयूष की तो वो पूरी दुनिया थी। वो उसके बिना न सोता न खाना खाता। दूसरी तरफ देवांश के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ चुका था। उसका घमंड और उसका हुक्म देने वाला वो घमंडी अंदाज अब आराध्या के सामने शांत, सम्मान और दूरी में बदल गया था। उसने आराध्या के छोटे भाई राहुल का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया और ख़ुद उसके साथ शाम को क्रिकेट भी खेलने लगा। राहुल अब हर समय देवांश की तारीफ करता, जिसे सुनकर आराध्या चिढ़ जाती। उसे लगता था कि ये सब देवांश का एक और दिखावा है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के तीसरे पहर देवांश के कमरे से कुछ गिरने और टूटने की आवाज़ आई। आराध्या घबराकर उठी और तेजी से उसके कमरे की ओर भागी। दरवाज़ा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। देवांश जमीन पर गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। उसे पैनिक अटैक हुआ था। वो अपने बाल पकड़कर नोच रहा था और बुदबुदा रहा था, उसे बचा लो,
वो मर रही है मेरी वजह से। अनीता, अनीता। अनीता उसकी पहली पत्नी थी जिसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और उस समय गाड़ी देवांश ही चला रहा था। उस हादसे के बाद से वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए गुस्से और घमंड का सहारा लेने लगा था। आराध्या ने एक पल में अपनी सारी नाराजगी भुला दी। वो दौड़कर उसके पास आई और उसका कांपता हुआ सिर अपने सीने से लगा लिया। देवांश, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, सब ठीक है, उसने शांत और इसने भरे स्वर में कहा। देवांश ने एक डरे हुए बच्चे की तरह उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात पहली बार आराध्या ने उस कठोर और घमंडी इंसान के भीतर छिपे हुए एक टूटे, अकेले, बेहद कमजोर इंसान को देखा। उसने सारी रात देवांश का हाथ थामे रखा और उसके सिर को सहलाती रही। देवांश को महसूस हुआ जैसे उसकी रूह के घावों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। उस रात के बाद दोनों के बीच जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। आराध्या की कड़वाहट कम होने लगी और देवांश की आंखों में उसके लिए एक नई दीवानगी और सच्ची मोहब्बत जन्म लेने लगी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा, हल्का फुल्का और खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। सुबह नाश्ते की मेज पर जब उनकी नजरें मिलती तो आराध्या शर्माकर सिर झुका लेती और देवांश हल्के से मुस्कुरा देता। कुछ दिनों के बाद देवांश की कंपनी की सालगिरह के मौके पर हवेली में एक बहुत बड़ी और शानदार बिजनेस पार्टी रखी गई। शहर के कई बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आमंत्रित थे। आराध्या ने काले रंग की बेहद खूबसूरत और कीमती ड्रेस पहनी हुई थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। देवांश की एक पुरानी दोस्त तानिया, जो बचपन से ही उसे शादी के सपने देखती आ रही थी, आराध्या को इस तरह हवेली की मालकिन के रूप में देखकर जलन से भर उठी थी। जब सभी मेहमान ड्राइंग रूम में मौजूद थे, तानिया ने जानबूझकर एक गिलास आराध्या के पैरों के पास गिराकर तोड़ दिया और फिर तिरस्कार भरे शब्दों में बोली, ओह सॉरी, वैसे तुम इस घर की खरीदी हुई नौकरानी और आया ही तो हो। जरा ये कांच के टुकड़े साफ कर दो। आखिर देवांश ने तुम्हें सड़क से उठाकर इसी काम के लिए तो खरीदा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान आपस में धीमी आवाज़ों में बातें करने लगे। आराध्या का चेहरा अपमान और शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी बाह थाम ली। वो देवांश था और उसकी आंखों में गुस्से की तेज चमक थी। वो तानिया के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो तानिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी पत्नी से इस तरह बात करो। देवांश ने आराध्या का हाथ मजबूती से थाम रखा था और तमाम मेहमानों की तरफ एक नज़र डालते हुए बेहद गर्व से ऐलान किया, ये आराध्या देवांश मुखर्जी है, मेरी जीवन संगनी, मेरे घर की इज्जत, मेरे बेटे पीयूष की माँ और मेरी ज़िंदगी की इकलौती मोहब्बत। अगर आज के बाद किसी ने इसकी तरफ उंगली भी उठाने की कोशिश की तो मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो ज़मीन पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। तानी एकदम डरकर कांपकर पीछे हट गई थी। देवांश ने बेहद नरमी से आराध्या की तरफ देखा, उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और सबके सामने उसके माथे को चूम लिया। फिर वो उसे अपने साथ ऊपर लेकर गया। उस रात देवांश के संदाज और सरेआम इकरार ने आराध्या के दिल में मौजूद आखिरी दीवार भी गिरा दी। उसे पहली बार देवांश से सच्ची मोहब्बत का एहसास हुआ। जब दोनों कमरे में अकेले थे, देवांश ने उसका हाथ चूमते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी जिंदगी की वो इकलौती रोशनी हो आराध्या, जिसने मेरे अंदर के अंधेरे को ख़त्म कर दिया है। क्या तुम इस पागल इंसान की मोहब्बत कबूल करोगी? आराध्या ने शर्माकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उसकी हाँ सुनते ही देवांश ने उसे बेहद नरमी से अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए उसके नरम गालों पर अपने मोहब्बत की छाप छोड़ दी। मुझे लगता था कि अनीता के बाद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन अब समझ आया कि मोहब्बत दोबारा भी हो सकती है। वैसे वो उसे बेहद नरमी से बेड पर लेटाते हुए रिमोट उठाकर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर गया। कोट उतारने के बाद उसने वही नीचे फर्श पर गिराया और अब शर्ट के बटन खोलता हुआ बड़ी नरमी से उसके ऊपर झुका था, जबकि आराध्या ने आंखें बंद करके आने वाले पलों के लिए खुद को तैयार किया था। उस रात पहली बार उनके बीच एक सच्चा और खूबसूरत रिश्ता बना। जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह गुजरने लगी। उनकी केमिस्ट्री और रोमांस अपने चरम पर था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। तानिया, जो अपनी बेइज्जती की आग में जल रही थी, आराध्या के अतीत तक पहुंच गई और वहां से उसे वो सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक दोपहर जब देवांश ऑफिस में था, तानिया आराध्या के कमरे में आई और एक फाइल उसके सामने फेंकते हुए बोली, बड़ी मोहब्बत की कहानियां बन रही थी ना तुम दोनों के बीच। अब देखो तो जरा,
तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की बुनियाद क्या है? तुम्हारा देवांश तुम्हें किस कदर नफरत और तिरस्कार से देखता था। कांपते हाथों से आराध्या ने फाइल खोली। उसमें बैंक स्टेटमेंट और एक चेक की फोटोकॉपी थी। ये वही 50 लाख का चेक था जो देवांश ने विनय को दिया था। साथ ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें देवांश की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। 50 लाख रखो और आराध्या को छोड़ दो। मुझे उसका गुरूर तोड़ना है। वो सिर्फ मेरी कैदी बनकर रहेगी। आराध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा अपमान और सदमे से लाल पड़ गया। जिस इंसान को उसने अपना मसीहा मान लिया था, जिससे वो मोहब्बत करने लगी थी, उसी ने उसकी इतनी सस्ती बोली लगा दी थी। उसने उसके मंगेतर को खरीद कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, सिर्फ उसका गुरूर तोड़ने के लिए। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आराध्या को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं, उसका दम घुट रहा है। वो बेकाबू हो गई। उसने तानिया को धक्का दिया और रोती चिल्लाती पागलों की तरह बाहर भागी। वो बिना जूतों के ही सड़क की ओर दौड़ रही थी। इत्तफाक से उसी वक्त देवांश की गाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। उसने आराध्या को बदहवास हालत में रोते हुए सड़क की तरफ भागते देखा तो उसके दिल की धड़कन थम सी गई। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे भागा। आराध्या रुको, क्या हुआ है? पागलों की तरह कहाँ जा रही हो? देवांश ने घबराकर कहा। आराध्या ने मुड़कर उसे खौफनाक नफरत भरी नजरों से देखा। मुझसे दूर रहो, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे भरोसे, मेरी इज्जत की बोली लगाई है। तुमने विनय को खरीदा ताकि मुझे जलील कर सको और अपना कैदी बना सको। तुमसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आराध्या सड़क के बीचों बीच खड़ी बुरी तरह चीख रही थी। वो इतनी बदहवास थी कि उसे अपनी दाईं तरफ से आती तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी दिखाई नहीं दी। गाड़ी का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। देवांश ने जब उस गाड़ी को मौत बनकर आराध्या की तरफ आते देखा तो उसके शरीर का खून जैसे जम गया। आराध्या! वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा और आखिरी पल में उसे जोरदार धक्का देकर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी पर गिरा दिया। उसी क्षण एक भयानक धमाका हुआ। गाड़ी देवांश से टकराई और उसे उछालते हुए दूर पेड़ पर दे मारा। अगले ही पल उसका शरीर एक बेजान शरीर की तरह सड़क पर गिर पड़ा। उसके सिर और मुंह से खून बहने लगा। आराध्या जो मिट्टी में गिरी थी एक पल के लिए पत्थर बन गई। उसका दिमाग जैसे काम करना भूल गया। उसने अपने सामने उस इंसान को खून से लथपथ पड़ा देखा जो कुछ ही देर पहले उसे अपनी जान कह रहा था। देवांश! वो पागलों की तरह उठी और उसकी तरफ दौड़ी। उसने देवांश का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। आंखें खोलो देवांश, भगवान के लिए आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था। देवांश ने बड़ी मुश्किल से अपनी आधी खुली आंखों से उसे देखा। उसके सूखे होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। उसने कांपता हुआ हाथ उठाकर आराध्या के गाल को धीरे से छुआ। मुझे माफ़ कर देना मेरी जान। उसकी आवाज़ टूट रही थी और उसकी आंखें अचानक ही बंद हो गईं। अस्पताल के आईसीयू में मशीनों की बीप बीप के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो चुकी थी। देवांश 2 दिन के बाद होश में आया था। उसका सिर पट्टियों में बंधा हुआ था, टांग में फ्रैक्चर था, शरीर पर जगह जगह गहरी चोटें थीं। आराध्या उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज गई थीं। चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। देवांश ने धीरे से आंखें खोली और आराध्या की ओर देखा। उसने अपना जख्मी हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। आराध्या की सिसकियां तेज हो गईं। देवांश की आंखों में आज सिर्फ पछतावा और सच्ची बेबस मोहब्बत थी। आराध्या! उसकी आवाज़ बहुत धीमी और कमज़ोर थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने तुम्हें पीयूष के लिए ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तुम्हारी अना तोड़ने के लिए तुम्हारे रिश्ते को ख़रीदा, क्योंकि मैं एक ऐसा घमंडी इंसान था जिसे लगता था कि वो पैसों से दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि मोहब्बत भी खरीद सकता है। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत तो इंसान को अंदर से बदल देती है। तुमने मेरे बेटे को ज़िंदगी दी, मुझे उस दिन पैनिक अटैक के दर्द से निकाला और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ आंसू दिए। देवांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में खो गए। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता आराध्या। तुम मेरी सांसें बन चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कैद में नहीं रखूँगा। सच्ची मोहब्बत ज़बरदस्ती की मोहताज नहीं होती। जिस दिन मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं तुम्हारी राह में कभी नहीं आऊँगा। बस मुझे अपने दिल से माफ़ कर देना। ये कहकर देवांश ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो उसके आंसू न देख सके। आराध्या कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अपनी आंखों के आए आंसू साफ करती रही। वो बस उसे रोते हुए देखती रही
और फिर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। एक हफ्ते के बाद देवांश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बैसाखियों के सहारे सोमनाथ जी के साथ हवेली के दरवाजे से दाखिल हुआ। हवेली अंदर से बिल्कुल वीरान और सुनसान लग रही थी। ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। सोमनाथ जी भीगी हुई आंखों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आराध्या की चुलबुली हरकतें, उसकी हंसी और उसकी मौजूदगी ने इस बेजान घर को स्वर्ग बना दिया था। देवांश धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे में आया। बेड पर पीयूष अकेला बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था और उदास था। देवांश का दिल एक पल में ही भर आया था। उसने बैसाखियां बहीं छोड़ी और बेड पर बैठकर पीयूष को गोद में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वो हमें छोड़कर चली गई पीयूष, वो चली गई। मैं हार गया, मैं अपनी ज़िंदगी हार गया। वो एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। अचानक कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा। देवांश ने चौंक कर आंसू भरी आंखों से दरवाजे की ओर देखा। सामने आराध्या खड़ी थी। उसने वही लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था जो देवांश ने उसे पहली बार तोहफे में दिया था। उसके हाथ में उसका सामान का बैग था। होंठों पर एक बेहद खूबसूरत, शरारती और मोहब्बत भरी मुस्कान थी। देवांश को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वो अविश्वास से उसे देखता रह गया। आराध्या ने बैग फर्श पर रखा और धीरे धीरे चलती हुई देवांश के बिल्कुल करीब आई। उसने झुककर पीयूष के माथे को प्यार से चूमा, फिर देवांश की आंखों में देखते हुए बोली, आपको क्या लगा मिस्टर देवांश मुखर्जी, क्या आप मुझे इतनी आसानी से तलाक देकर मुझसे छुटकारा पा लेंगे? उसकी आवाज़ में हल्की शरारत और अपनापन था। एक माँ अपने बच्चे को और एक पत्नी अपने पागल पति को छोड़कर भला कहाँ जा सकती है, जो उसके लिए मौत के सामने खड़ा हो गया हो। देवांश की आंखों में चमक लौट आई। उसकी सारी उदासी, दर्द एक पल में गायब हो गया। उसने आगे बढ़कर आराध्या का हाथ खींचा और वो उसके सीने से आ लगी। देवांश ने भी अपने घायल बाजुओं के घेरे में उसे खुद में समेट लिया था और फिर एक तरफ से उसने पीयूष को मजबूती से भर लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आराध्या, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। उसने उसके बालों में चेहरा छुपाकर धीमे से कहा। आराध्या मुस्कुराई और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरे मगरूर लेकिन अब सुधरे हुए पति। शाम ढल चुकी थी। हवेली की छत पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर आसमान में डूबता हुआ सूरज सुनहरे रंग बिखेर रहा था। आराध्या रेलिंग के पास खड़ी उस नज़ारे को देख रही थी। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। अगले ही पल किसी ने बहुत हल्के से उसके कंधों पर शॉल रख दी। ठंड लग जाएगी, देवांश की धीमी और परवाह भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो आराध्या मुस्कुराई। आपको कैसे पता कि मुझे ठंड लग रही थी? देवांश उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब तुम्हारी खामोशी भी समझने लगा हूँ। आराध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वही सुकून था जो कभी दर्द से भरा रहता था। देवांश, उसने धीरे से कहा, अगर उस दिन आप मुझे बचाने नहीं आते तो? देवांश ने तुरंत उसके होंठों पर उंगली रख दी। अब हमारे बीच अगर नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आराध्या की आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि सुकून भरा हुआ था। देवांश ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम जानती हो आराध्या, पहले मुझे लगता था ताकत पैसे में होती है और फिर लगा ताकत डर में होती है, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारी मोहब्बत ने सिखाई। तुमने मुझे इंसान बनाया। आराध्या हल्का सा शर्मा गई। और आपने मुझे ये सिखाया कि टूटा हुआ दिल फिर से धड़क सकता है। देवांश मुस्कुराया और बहुत धीरे से उसका माथा चूम लिया। हवा थोड़ी तेज हुई तो आराध्या उसके और करीब आ गई। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरते हुए उसके सीने से सिमट गई। देवांश ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। कुछ देर दोनों यूं ही खामोशी में खड़े रहे। नीचे से पीयूष के रोने की आवाज़ आई, मम्मा, पापा। तो दोनों एकदम से हंस पड़े। देवांश ने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, चलें, हमारी दुनिया हमें बुला रही है। आराध्या ने उसका हाथ और भी कसकर थाम लिया और उस पल ढलती शाम के आसमान के नीचे उनके बीच की मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची हो चुकी थी। कमरे में आती शाम की हल्की पीली धूप ने उन तीनों को अपने उजाले में समेट लिया था। वे तीनों एक ही फ्रेम में सजी एक खूबसूरत पूरी होती जिंदगी की भरपूर तस्वीर लग रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।